हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टेलो ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो पेपर सेकंड के टेस्ट चालू हो गए हैं। पेपर सेकंड पार्ट ए, तो उसका यूनिट 2 का टेस्ट था। तो यूनिट 2 का लास्ट टेस्ट है ये। तो आज के आपके टेस्ट के टॉपिक थे भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो ये आपके क्या थे, टॉपिक थे। आप देखोगे पेपर सेकंड में पार्ट ए में यूनिट 2 है ये। तो चलिए आज की जल्दी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन था आपका 3 लाइन में इनके आंसर लिखने थे। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन थे ABC। तो ए नंबर का क्वेश्चन था जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन को बताना था आपको। बी नंबर का आपका क्वेश्चन था मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार क्या होता है उसको बताना था आपको। सी नंबर का आपका क्वेश्चन था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन को तो हम पर्यावरण में भी पढ़ते हैं, तो चिपको आंदोलन को आपको बताना था। सी नंबर का क्वेश्चन था। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन था, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे आपको। 50 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन। हम लोग यूज करते हैं 7 से 8 लाइन, 7 से 8 लाइन तक में आप लिख सकते थे इनको आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन। तो इसमें पहला ए नंबर का क्वेश्चन था आपको, भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा को समझाइए। तो हिंदुत्व का मुद्दा उठता है हर बार राजनीति में, तो उसको बताना था आपको हिंदुत्व की विचारधारा है क्या। बी नंबर का आपका क्वेश्चन था जन लोकपाल विधेयक आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। जो लोकपाल विधेयक था उसके लिए पहले लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन हुआ अन्ना हजारे द्वारा दिल्ली में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने आंदोलन किया। जैसे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं उसी प्रकार अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था जन लोकपाल बिल के लिए। तो वो बी नंबर का वो क्वेश्चन था, 50 शब्दों में लिखना था आपको। तीसरा नंबर का आपको क्वेश्चन था भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा में बाधक तत्वों को लिखना था कि भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा में बाधक तत्व कौन कौन से। 200 शब्दों में आपको लिखना था इसे। 11 नंबर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज के मॉडल आंसर क्या है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन था वो था जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन को लिखना था 3 लाइनों में। तो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़े नेता थे, गांधीवादी नेता थे ये जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है ना। और मूलतः इस आंदोलन का केंद्र था बिहार, ठीक है। तो इन्होंने आंदोलन किया था। तो देख लो इस आंदोलन को आप किस प्रकार लोगे। आपका जो कोर्स का ये टॉपिक है इसमें है जन आंदोलन। तो ये प्रमुख प्रमुख जन आंदोलन है। देख लो पहली लाइन क्या लिखेंगे। 1974 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुआ एक प्रमुख राजनीतिक आंदोलन। 1974 में कांग्रेस की सरकार जो थी उसके खिलाफ हुआ था ये राजनीतिक आंदोलन था। नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण। कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी। ये सब क्या थे, इसके कारण थे। देश की गिरती हुई स्थिति, तो ये सब कारण थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी। तो इस प्रकार से आपको इनको इसको 3 लाइनों में लिखना था। तो ये आपका हो गया उत्तर ए। उत्तर बी देख लो, मतदान व्यवहार को बताना था कि मतदान व्यवहार क्या होता है। तो देखते हैं मतदान व्यवहार क्या है। मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता मतदान करने में किन किन कारकों से प्रभावित होता है। यह चुनाव पूर्व तथा चुनाव बाद राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक है। मतदान व्यवहार का मतलब होता है कि मतदाता जब वोट करता है तो वह किन किन कारकों से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इसका इस जो जो मतदान व्यवहार होता है इसका अध्ययन किया जाता है काहे के लिए, राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए, चुनाव पूर्व चुनाव बाद। ये तो इसको बोलते हैं मतदान व्यवहार, ठीक है। फिर देख लें तो उत्तर सी, चिपको आंदोलन को समझाता है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन था, बाद में राजनीतिक आंदोलन भी बन गया। तो यह एक प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन था। वर्ष मैंने बता दिया 1970 में, क्षेत्र मैंने बता दिया उत्तराखंड में, ठीक है। उद्देश्य बता दिया वनों की कटाई पर रोक, पर्यावरण रक्षा। तो ये इसके सबसे पहले मैंने एक इंट्रो दे दिया कि यह एक प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन था। वर्ष बता दिया 1970, क्षेत्र बता दिया उत्तराखंड, उद्देश्य बता दिया वनों की कटाई पर रोक, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप चाहो तो नेतृत्वकर्ता लिख दो इसमें, जो इसके जो प्रमुख प्रमुख नेता थे उनको लिख दो यहाँ पर, नेतृत्वकर्ता भी आप लिख सकते थे। तो इस प्रकार से करना था। दूसरे नंबर के आपके क्वेश्चन है 50 शब्दों में। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ ये थोड़ा सा आपकी कॉपी में बड़ा हो जाएगा, तो इनको अपने अनुसार आपको पॉइंटों में लिखना है इस क्वेश्चन को भी। हिंदुत्व, ठीक है ना। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा को समझाइए, ये आपका क्वेश्चन था। भारतीय राजनीति में
हिंदुत्व की विचारधारा को समझाइए। तो देख लेते हैं क्या है। इसके आपको पॉइंट बना लेना है, मैंने आपको कंटेंट दे दिया, आपको इसके पॉइंट बना बना के अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो देखो, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की मन स्थिति एवं संस्कृति को रेखांकित करती है। हिंदुत्व राष्ट्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1924 में बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में किया था। हिंदुत्व एक पुस्तक है बी डी सावरकर की, उसमें उन्होंने हिंदुत्व राष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया है। हिंदुत्व क्या एक विचारधारा है। बी डी सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि पुण्यभूमि माने। इस विचारधारा को हिंदुत्व नाम दिया था। तो बी डी सावरकर कहते हैं कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि माने। इस विचारधारा को क्या कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं। तो हिंदुत्व क्या है, एक विचारधारा है, ना कि हिंदू धर्म है कोई, ठीक है ना। मतलब जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म से हम जनरली हिंदुओं को देखते हैं, तो उनका धर्म क्या है, सनातन धर्म है, उस धर्म को बोलते हैं सनातन धर्म, ठीक है। तो विदेशियों ने हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया, सिंधु के उस पार रहते थे तो हिंदू हिंदू हो गया, ठीक है। तो हिंदुत्व क्या एक विचारधारा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से कोई प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं है, लेकिन ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म व हिंदुत्व में शाब्दिक समानता के चलते कई बार इसको सांप्रदायिक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब ये धर्म से इसका मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, हिंदू धर्म, हिंदू बोलते हैं हम धर्म को, तो उससे क्या होती है, शाब्दिक समानता इसकी मिलती है। कई बार इसको क्या करते हैं, सांप्रदायिक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिससे राजनीतिक विवाद की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। फिर देख लो, इस विचारधारा का प्रयोग अत्याचारों के प्रतिरोध में समाज को एकजुट करने व समाज की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, समझ आप। तो राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा होता है हिंदुत्व, ठीक है ना। तो हिंदुत्व का प्रयोग हिंदुओं के वोटों को लुभाने की कोशिश इस माध्यम से कुछ पार्टियां करती हैं, तो ये एक विचारधारा है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है राजनीति में, बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हिंदुत्व। तो ये हो गया आपका हिंदुत्व। उत्तर बी देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी कि सर कि हिंदू के ऊपर, तो हिंदू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो हर व्यक्ति हिंदू है जो इस देश में रहता है और जिसकी लाइफ स्टाइल इस देश के अनुसार है, तो वो सारा व्यक्ति हिंदू है। तो हिंदू को धर्म नहीं बोला, हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार लाइफ स्टाइल बोला था, ठीक है ना। और धर्म तो वो जो हिंदू धर्म से जिस धर्म को हम समझते हैं, वो धर्म का नाम है सनातन धर्म, ठीक है। उत्तर भी देख लो, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन को बताना था, उस पर टिप्पणी करनी थी। तो देख लो, भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने तथा जन लोकपाल निर्माण को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अप्रैल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल विधेयक आंदोलन हुआ, ठीक है। तो भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिए 2011 में अन्ना हजारे ने नेतृत्व किया, इसमें और भी नेता थे। तो इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ साथ मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल ने उस समय पार्टी नहीं बनाई थी, ठीक है ना। और भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, वकील प्रशांत भूषण जिन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था, तो वो सब इस आंदोलन में थे। संचार साधनों, सोशल मीडिया आदि नवीनतम साधनों के प्रभाव से इस आंदोलन ने अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। तो क्या हो गया था, व्यापक आंदोलन हो गया था। साधन, सोशल मीडिया एक्टिव था उस टाइम पे, आ गया था सोशल मीडिया, साधनों, संचार साधन, इसकी वजह से क्या हुआ, अखिल भारतीय रूप इसने ले लिया। इस आंदोलन ने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कानून बनाने की मांग की तथा अपनी मांग के अनुरूप सरकार को लोकपाल कानून का प्रारूप भी दे दिया। इन्होंने मांग की कि भाई इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि लोकपाल कानून लाओ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, साथ ही साथ लोकपाल कानून का जो प्रारूप है वो भी दे दिया सरकार को, ठीक है। और साथ ही साथ लोकायुक्त, लोकपाल होता है देश में, लोकायुक्त होता है कहाँ पे, राज्यों में। मध्य प्रदेश पहला राज्य इसने लोकायुक्त बनाया था, ठीक है ना। तो लोकायुक्त कानून की भी सिफारिश की। तो ये हो गया आंदोलन के बारे में। फिर इसी आंदोलन का प्रभाव रहा कि भारत सरकार ने जन लोकपाल विधेयक को संसद में पारित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का उपाय किया। तो इसी आंदोलन के प्रभाव से क्या हुआ, बाद में जन लोकपाल विधेयक पारित हुआ संसद में। तो ये आपका होगा जन लोकपाल विधेयक आंदोलन का, ठीक है। फिर देख लो उत्तर 3,
तो राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा में बाधक तत्वों को लिखिए। ये आपका उत्तर तीसरा था, मतलब ये प्रश्न तीसरा था कि भारत की एकता और अखंडता एवं सुरक्षा में बाधक तत्वों को लिखिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ है राष्ट्र के सभी घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और आस्थाओं को रखते हुए आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे को बनाए रखना। राष्ट्रीय अखंडता क्या है कि भाईचारा रहे, आपस में प्रेम रहे, भले ही बहुत भिन्न भिन्न विचारों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं। दूसरी ओर भारत एक विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला देश है जिसकी सीमा 7 देशों से लगती है। इस विशाल देश की सुरक्षा भी एक अनिवार्य तत्व है। एक विशाल, ठीक है ना, देश है भारत, 7 देशों से सीमा लगती है, इसकी क्या करना, सुरक्षा करना भी एक अनिवार्य तत्व है। इस प्रकार राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं। तो राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं, या राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म एवं संप्रदाय। तो देख लो, भारत में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों की संगम स्थल है, ठीक है ना, बहुत सारे धर्म रहते हैं, संप्रदाय रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों एवं संप्रदायों को एक समान दर्जा प्राप्त है, सभी को एक समान दर्जा प्राप्त है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं है भारत, ठीक है। परंतु अराजकतावादी क्या करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं और धर्म एवं संप्रदाय को आधार बनाकर भारत की अखंडता पर चोट करते हैं। तो अराजकतावादी क्या करते हैं, धर्म एवं संप्रदाय को आधार बनाकर भारत की अखंडता पर क्या करते हैं, चोट करते हैं। फिर जाति प्रथा। धर्म एवं संप्रदाय के अतिरिक्त भारत की जाति प्रथा की सामाजिक व्यवस्था भी राष्ट्रीय अखंडता को दुष्प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज विभिन्न जातियों में विभाजित है। इस जातिगत विभाजन ने लोगों को भी विभाजित कर रखा है। यहाँ लोगों को जातिगत आरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण कई राजनीतिक दल जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं और भारत की अखंडता पर प्रहार करते हैं। तो जाति प्रथा भी भाई एक बहुत बड़ी वो है हमारे समाज की असलियत है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये बेकार चीज़ है जाति प्रथा। तो जाति प्रथा भी बहुत ज़्यादा मुद्दा रहता है चुनावों में, राजनीति में, ठीक है ना। अब तो जातिगत जनगणना को भी मंजूरी देने वाला है शायद केंद्र सरकार, जातिगत जनगणना को भी मंजूरी देने वाली है। तो ये इस प्रकार से ये भी जाति प्रथा जो है अच्छी चीज़ नहीं है, और ये भी क्या कहते हैं, बाधक तत्व। फिर देख लो क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद एक है, भारत एक विशाल क्या है, भारत विशाल क्षेत्र भी भारत की अखंडता को दुष्प्रभावित करता है। भारत का विशाल क्षेत्र जो होता है भारत की अखंडता को दुष्प्रभावित करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग राष्ट्र को महत्व न देकर क्षेत्र को देते हैं। अब क्षेत्र को देते हैं महत्व, क्षेत्रवाद के, भैया हम मराठी हैं, हम बुंदेली हैं, ठीक है ना, हम बिहारी हैं, तथा भूमिपुत्र और मराठी मानुष को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय अखंडता पर चोट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम मराठी हैं, आप बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, तुम यूपी में भी तुम पूर्वांचल के हो, एमपी में भी तुम मालवा के हो, तुम बुंदेलखंड के हो। तो ये क्षेत्रवाद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलगाववाद पैदा होता है फिर क्षेत्रवाद से। उसके बाद देख लो भाषाई विविधता। भाषाई विविधता भी है, भाषाई विविधता, भाषाओं के आधार पर बाद में गठन करना पड़ा राज्यों का, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है, बाधक तत्व है। तो भारत में भाषाई स्तर पर काफ़ी विविधता देखी जाती है। भाषा के नाम पर राजनीति भी होती है, जो कभी कभी हिंसा का रूप धारण कर लेती है। भाषा और क्षेत्र के नाम पर होने वाली हिंसक गतिविधियों से राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। हिंसक गतिविधियाँ भी हो जाती कई बार भाषावाद के नाम पर। जो साउथ इंडियन जो क्या कहते अपने स्टेट हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमेशा विरोध करते हैं हिंदी का। वहाँ पर इंग्लिश चल रही है, साथ साथ उनकी लैंग्वेज, ठीक है। तेलंगाना में तेलुगु, या आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, तमिल में तमिलियन। तो भाषा को लेकर कि हमारी भाषा समृद्ध है, ठीक है ना। जबकि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तो संविधान में भी बंद किया गया सरकार के लिए। तो ये चीज़ है भाषावाद, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर। फिर आतंकवाद तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही, आतंकवाद, ठीक है। भारत की अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में आतंकवाद एक प्रमुख कारक है। भारत बहुत समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी व्यक्ति, निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया जाता है हिंसात्मक कार्य, जिसका उद्देश्य हिंसा के द्वारा बात मनवाना है। हिंसा करो, बात को मनवाओ, ठीक है। भारत के कई राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि आतंकवाद से काफ़ी प्रभावित रहे। भारत की सुरक्षा के लिए आतंकवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2016 के अनुसार वर्ष 2015 में लगभग 289 लोगों की मौत आतंकवादियों द्वारा की गई एवं कुल 797 आतंकी घटनाएं देश में घटी। गुरुदासपुर, पठानकोट, उरी, इनके नाम लिख दीजिए। लेटेस्ट क्या थे हमले थे तो इनके नाम भी लिख दो। सर्जिकल स्ट्राइक भी बाद में की थी अपन ने। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो। आतंकवाद को आप और अच्छे तरीके से लिखो। मैंने केवल थोड़ा बहुत कंटेंट आपको देने की कोशिश की है, आप इसको क्या करिए और अच्छे से लिखिए। नक्सलवाद एक आंतरिक समस्या है हमारी। कभी आंतरिक समस्या है तो आंतरिक समस्या में जातिवाद हो गई, भाषावाद हो गई, अलगाववाद हो गई, ठीक है, सांप्रदायिकता हो गई, नक्सलवाद हो गया, बहुत बड़ी समस्या है नक्सलवाद। रेड कॉरिडोर मैंने आपको दिया था एक बार, रेड कॉरिडोर, ठीक है ना। तो नक्सलवाद एक अतिवादी विचार है। भारत में 1960 के दशक में वामपंथी अतिवाद के साथ शुरू हुआ। वर्तमान समय में यह भारतीय अखंडता और सुरक्षा की बड़ी चुनौतियों में से एक है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 9 राज्यों में 106 जिले नक्सली हिंसा से ग्रस्त हैं, जबकि 52 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हैं। ठीक है, तो नक्सलवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। माओवादी भी उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं माओवादी। नक्सलवाद तो माओवादी क्यों बोलते? चाइना के एक वामपंथी विचारक थे, लेफ्ट विचारक थे, माओ सुंग, उनका नाम था माओ सुंग। तो उनकी विचारधारा पर आधारित है इनकी विचारधारा नक्सलवादियों की। तो इसलिए उनको बोलते हैं माओवादी। माओ सुंग विचारक थे चाइना के, ठीक है ना। लेफ्टिज्म जो है वो चालू कहाँ से हुआ? रसिया से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। अलगाववाद भी एक चीज़ है कि अलगाववाद, हमें अलग देश से अलग होना है, हमें एक अलग राष्ट्र बनना है, जैसे खालिस्तान की मांग, फिर उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद एवं नक्सलवाद की तरह अलगाववाद भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत में अलगाववादियों के ऐसे समूह विद्यमान हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अलग प्रदेश की मांग करते हैं। कश्मीर में जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गई, अलग राज्य की मांग करता है। पंजाब में जैसे खालिस्तान की मांग हो गई। कई ऐसी घटनाएं जो देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए खतरा है, ठीक है। तो ये हो गया। जम्मू कश्मीर वाले भी कहते थे आज़ादी चाहिए, अलग होना भारत से। खालिस्तान मूवमेंट भी बहुत चला पंजाब में, इंसर्जेंसी बहुत थी, बहुत आतंकवादी घटना होती थी, बसों से लोगों को निकाल के मारा जाता था। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, सिख आतंकवादी थे वो, ठीक। बाद में क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उन आतंकवादियों को पकड़ा। उसके बाद में इंदिरा गांधी की डेथ हुई, फिर उसके बाद में 1984 के सिख दंगे हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। अपने क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते हैं उनको, जो हो गया अलगाववाद। फिर सांप्रदायिक हिंसा। भारत विभिन्न संप्रदायों का देश है। यहाँ सभी संप्रदायों के लोगों को स्वेच्छा एवं स्वतंत्रतापूर्वक अपने संप्रदाय को मानने, प्रचार प्रसार का अधिकार है। परंतु जब कोई भी संप्रदाय को किसी अन्य समुदाय एवं देश हित से अधिक महत्व देने लगता है, तो भारत क्या है? विभिन्न संप्रदायों का देश है। यहाँ सभी संप्रदाय के लोगों को स्वेच्छा एवं स्वतंत्रतापूर्वक अपने संप्रदाय को मानने, प्रचार प्रसार का अधिकार है। परंतु जब कोई भी संप्रदाय को किसी अन्य समुदाय एवं देश हित से अधिक महत्व देने लगता है और इसके लिए हिंसात्मक गतिविधियों में भी शामिल हो जाता है, तो यह सांप्रदायिक हिंसा राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। जब कोई भी संप्रदाय, ठीक है, कोई भी संप्रदाय किसी अन्य समुदाय से एवं देश हित से अपने को अधिक महत्व देने लगते, बोलने लगते कि संप्रदायवाद ज़्यादा जरूरी है, देश हित से ऊपर है, समझ रहे ना। तो फिर क्या करते हैं? वो हिंसात्मक गतिविधियाँ करते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है, फिर दंगे होते हैं। तो ये संप्रदायवाद भी बड़ी खतरा है। तो इस प्रकार से आपकी चुनौतियाँ होंगी। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना। आज का निष्कर्ष मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखो, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, जो आप जो चुनौतियाँ लिख रहे थे, खतरे लिख रहे थे, ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन था अखंडता एवं सुरक्षा में बाधक तत्व, बाधक तत्व आप लिख रहे थे। बाधक तत्वों को आप 2 भागों में बांट सकते थे चाहते तो, मैंने आज बांट के नहीं बताया। आंतरिक खतरा बता सकते थे आप, आंतरिक में कौन कौन से खतरे हैं, ठीक है ना। फिर आप बता सकते थे बाह्य खतरे। तो बाह्य खतरों में आतंकवाद हो गया आपका, ठीक है ना। आंतरिक खतरों में क्या हो गया आपका? आंतरिक खतरों में आपको क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब चीज़ें हो गई। नक्सलवाद हो गया आपका। आंतरिक में भी और कर लो, राजनीतिक, ठीक है ना। उसी में आर्थिक कर लो, गरीबी हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? खतरे हैं,
करीबी पे खतरा है। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते थे। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।